वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग मेमोरी ट्रेनिंग का पहले भाग में हम लोगों ने उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और सहायक सामग्रियों की सार्थकता पॉइंट पे हम लोग पर चर्चा की। आगे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थ का स्पष्टीकरण क्या है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अर्थ का स्पष्टीकरण क्या है। बहुत सी बातों को अगर उदाहरण के द्वारा अगर प्रस्तुत की जाए तो विद्यार्थी उसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं। आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं। जो बातें शिक्षक पढ़ाता है बताता है वो सारी बातें किताबों में होती हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अर्थ का बोध किस प्रकार से हो ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ये बातें किताबों में नहीं मिलती। किस प्रकार से समझाया जाए कि विद्यार्थी उसको समझ जाए। उदाहरण भी ऐसे दिए जाए कि विद्यार्थियों की वास्तविक परिस्थितियों से कभी ना कभी सामना हुआ हो या उसमें उसका संबंध रहा हो। तो अर्थ का स्पष्टीकरण पॉइंट है। पहले मैं बता दूं कि अर्थ का स्पष्टीकरण क्या है। जब शिक्षक कक्ष में विद्यार्थियों को एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब अपनी शिक्षण आव्यूह की रचना करता है तो उन शिक्षण आव्यूह में वो किस अप्रोच से, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएगा इसकी वो चिंता करता है, उसकी वो रणनीति बनाता है, स्ट्रेटजी तैयार करता है। बहुत सी बातें केवल एक शिक्षण विधि, एक टीचिंग मेथड पर्याप्त नहीं होती। कभी कभी विद्यार्थियों को समझाने के लिए शिक्षक अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करता है, स्ट्रैटेजी में चेंज करता है और कुछ टेक्निक्स का प्रयोग करता है। विद्यार्थी को आपने पढ़ाया और एक आपको लगा कि कुछ विद्यार्थियों को इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उस अर्थ को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आप किसी दूसरी मेथड का प्रयोग करते हैं या टेक्निक का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से हम लोग समझ लें, फिर इस पे आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये रियल घटना है। आप लोग ऐसे हजारों हजार उदाहरण पढ़े होंगे अखबार में, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, अन्य और जो भी अनौपचारिक शिक्षा के जो भी स्रोत हैं वहां से आप लोगों को ये प्राप्त हुआ होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये रियल घटना है। ग्रामीण क्षेत्र था, मैट्रिक 10th का मैट्रिक की क्लास में कोई टीचर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे और कबीर की कुछ लाइनें थी। उसमें लिखा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। चूंकि ग्रामीण परिदृश्य में
जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा होता है, उसी तरह एक फसल होती है जिसको साई बोला जाता है। छोटे छोटे उसके दाने होते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, ब्राउन कलर का होता है। उसको पीस के आटा तैयार किया जाता है। जैसे बाजरा होता है ना, बाजरा से वो बड़ा होता है, उसका 10वां हिस्सा छोटा बड़ा। तो पढ़ा रहे थे कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। वो करते जैसे कि हम लोग गेहूं, मक्का होता है ना, ऐसे ही मांग रहा है भक्त कि हे भगवान इतना साई दीजिए। वहां पर साई का अर्थ है कि हे ईश्वर, वहां पे साई के मतलब परम सत्ता, जिसमें आपकी श्रद्धा, वो परम सत्ता, परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, जगत नियंत्रण। तो इस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो गया। एक वो लाइन कही जाती है, थोड़ा मुझे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है, कि नुक्से के हेर फेर से खुदा जुदा में बदल जाता है। तो वहां पर भी अर्थ का अनर्थ हो गया। तो विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक को यह चाहिए कि वो जो कुछ भी पाठ विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहा है उसका अर्थ स्पष्ट करता जाए। विशेष रूप से साहित्य में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनके एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। अंग्रेजी है, अब एक बार ये रियल भी बात बता रहा हूं, भले आज ये हंसी में लगे। एक लड़के से पूछा गया, नहीं तो जो दिमाग लगा के हर बात में दिमाग ज्यादा लगाते हैं, कि अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है। भाई अंडरस्टैंड मतलब होता है, भाई हम किसी को पूछे भाई आप समझ गए, तो अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड हुआ, समझ में आया। समझना का अर्थ इंग्लिश में अंडरस्टैंड हो गया। नहीं बोलते इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग। अब इसको तोड़ दीजिए, अंडर मतलब नीचे और स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो ये अर्थ का अनर्थ हो गया। तो विद्यार्थियों को जो कुछ भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसका अर्थ स्पष्ट रूप से बताते चलना चाहिए, जिससे कि उसका बोध उसको हो जाए, उस अर्थ का उसको बोध हो जाए। अब जैसे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, जो मैंने बताया, अब वहां पे बच्चे साईं को परम सत्ता न मानकर साईं को एक गेहूं चावल की तरह वो साईं मानते, अर्थ अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार याद किए जाने वाले पाठ का भावार्थ बालकों को समझाने की पाठ्य वस्तु बालकों को शीघ्र याद हो जाती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं इतिहास में, वो घटनाएं बताती हैं कि किसी भी चीज का अर्थ का कितना बड़ा उसके बाल मन पर प्रभाव पड़ता है। आप लोग पढ़े हैं, बालक के अंतर मन पर किसी शब्द का अर्थ किस रूप में बैठ जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बालक की कोमल भावनाओं को समझते हुए और पाठ के वास्तविक अर्थ को बताना चाहिए। साहित्य में ये बात बताया जाता है कि रचना को पढ़ने से पहले रचयिता को जानो।
कि जो कुछ भी बात कही जा रही है इसका संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी बालक को बात पढ़ाई जाए या उसको याद कराई जाए, उसको अर्थ सहित बताया जाए और अर्थ सहित उसको बोध कराया जाए, जिससे कि उसकी अंतर समझ बने और उस अंतर संबंध का संबंध वह अपने दैनिक जीवन में के क्रियाकलापों में संबंध स्थापित करते हुए वो आगे बढ़े। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हम लोग चर्चा किए, अर्थ का स्पष्टीकरण, कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसका अर्थ उसी समय बता दिया जाए, नहीं तो अर्थ के अभाव में भी कभी कभी अधिगम नहीं हो पाती है, और जब अधिगम नहीं होगी तो वो बातें स्मृति में कदापि नहीं आएंगी। आगे हम लोग अगला पॉइंट है संबंध स्थापित करना। मेमोरी में हम लोग इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेमोरी ट्रेनिंग है, और इसमें अगला पॉइंट है संबंध स्थापित करना। जब शिक्षक कक्ष में उपस्थित होता है तो वो अपने विषय को इस प्रकार पढ़ाए कि उसका किसी घटना से संबंध स्थापित हो जाए। कहने का अर्थ है कि आप छोटी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, यदि बालक के पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज को इंटर रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बालक का संबंध स्थापित होगा आपकी शिक्षण से। क्योंकि पूर्व कक्षा में विद्यार्थी कुछ नॉलेज को लेकर आया है, अपने साथ कुछ अनुभवों को लेकर आया है। उन सभी अनुभवों को इस प्रकार से आपस में उसका संबंध स्थापित कराया जाए कि शिक्षक जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं और बालक के प्रीवियस नॉलेज से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसमें अंतर संबंध स्थापित हो जाए, या ऐसी घटना जो बहुत कॉमन होती है। बच्चे क्रिकेट, खेल जगत से, मूवी से, न्यूज़पेपर, ये सब बच्चे रोज पढ़ते हैं, घरों में देखते हैं, वीडियो गेम देखते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं। यदि उससे उसका संबंध स्थापित करते हुए अगर उससे संबंध बन रहा है और संबंध स्थापित करते हुए अगर बात को पढ़ाई जाए तो वो घटना लंबे समय तक स्मृति में अंकित हो जाती है। कोई भी बात अक्षर से अंकित नहीं होती, उसका एक माइंड सेटअप बन जाता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर वह अपने नॉलेज को, अपने अनुभवों को, उसमें सिचुएशन को देखते हुए अब वो उसको हैंडल करता जाता है, उसको बताता जाता है। कहने का अर्थ है कि बालकों के पूर्व अनुभवों तथा अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाने पर स्मरण प्रखर हो जाता है। जब मैं हिंदी पढ़ाता था तो उसमें है कि एक विषय का दूसरे विषय से अंतर संबंध स्थापित कीजिए। मैं बहुत उस पर लंबी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन संक्षेप में मैंने बताया कि
एक लाइन में बोलता हूं, उस लाइन को आप इसमें ढूंढिए कि इसमें कितने विषय हैं। यह घटना है इतिहास की, यह घटना है वहां की भौगोलिक स्थिति की, यह घटना है किसी शत्रु को पराजित करने की, यह घटना है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अपने देश पर बलिदान होने की, मर मिटने की। यह घटना है किसी आतताई को अपनी सीमा में न घुसने देने की। अन्य और भी संबंध हो सकते हैं, तत्कालिक में मैंने इतना बताया। हिंदी में एक पाठ आता है, पृथ्वीराज चौहान की घटना है। मुगल शासक बैठा है, पृथ्वीराज चौहान उसके यहाँ बंदी हैं, युद्ध बंदी हैं, और विभिन्न प्रताड़ना के साथ उनका परिहास करने के लिए उनको बाहर बुलाया जाता है। उनके अन्य जो दरबारी मित्र आए हैं चौहान जी के, वो चौहान के कान में एक गीत गा रहा है और उसमें कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त परमान, ता ऊपर सुल्तान है चुकना मत चौहान। ये कहाँ पढ़ाया गया? हिंदी विषय में पढ़ाया गया। लेकिन इस घटना को अगर आप ठीक ठीक से समझें तो इसमें गणित के कितना गूढ़ गणित जानने का रहस्य है। अब ये वही गणना कर पाएगा ना कि जिसको, जैसे कि आज बोलते हैं 1 फीट 1 मीटर 1 डिसमिल, तो 4 बांस उस समय की ये पैमाना था, 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, उसके ऊपर घंटी है, उसके ऊपर सुल्तान बैठा, ता ऊपर सुल्तान है चुकना मत। अगर अभी चूक गए तो फिर हम दोनों मारे जाएंगे और ये पूरा देश परतंत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये घटना का संबंध है। तो हर एक विषय का लोग कहते हैं कि इसका विषय से उससे क्या संबंध है। सभी अभी क्लास कभी रियल में हम लोग बैठेंगे तो कई उदाहरण देंगे कि आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी घटनाओं का। अब राष्ट्रगान है, कितने मिनट का है? 52 सेकंड का है। 52 सेकंड के राष्ट्रगान को जरा फिर से याद कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या कही जा रही है। पूरे देश की इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, लोगों की मनोदशा, लोग चाहते क्या हैं, लोग आपसे मांग क्या रहे हैं, आपकी आपसे विनय क्या है, मैंने सारी बातों को पिरो दिया गया है। एक ये शिक्षा की ये एक विशेषता होती है, जैसे जैसे उसका अनुभव दृढ़ होता जाता है, उन अनुभवों के आधार पर वह एक विषय का दूसरे विषय से संबंध स्थापित करते हुए एक बालक को एक योग्य नागरिक, एक योग्य पारिवारिक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में तब्दील करता चलता है, उसका निर्माण करता चलता है। इस तरह हम कोई भी पाठ पढ़ाएं तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि एक विषय का दूसरे विषय से क्या संबंध है, इसको भी हम बताते चलें। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो क्या फिजिक्स का गणित से अंतर संबंध नहीं है? है। क्या लाइफ साइंस का जीव विज्ञान से संबंध नहीं है? है। क्या इतिहास का संबंध भूगोल से नहीं है? कि भूगोल का संबंध इतिहास से नहीं है? तो इस प्रकार जब एक विषय का दूसरे विषय से अंतर संबंध करके जब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो वो विषय विद्यार्थी की मेमोरी में लंबे समय तक तीर्ण हो जाती है, स्थापित हो जाती है। कहने का अर्थ है
कि जब भी एक शिक्षक अपनी कक्षा में जाए तो उस जिस क्लास को पढ़ा रहा है, अब आप छठी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो छठी क्लास के जो भी, अब जैसे कि छठी क्लास में आप लोग ऊपर जाते हैं, अब मास्टर्स डिग्री में जो आप लेते हैं तो आप कहते हैं कि हम इतिहास से मास्टर्स हैं, हमने इकोनॉमिक्स से किया है, हमने ज्योग्राफी से किया है, हमने पॉलिटिकल साइंस से किया है। लेकिन जब छठी क्लास में आते हैं तो उसको सभी विषयों को मिला के क्या कर दिया गया है, सामाजिक अध्ययन। और यही सामाजिक अध्ययन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो एक एक भाग खुलता जाता है। तो सभी विषयों का अंतर संबंध किस प्रकार से है, अगर ये बताते हुए और इसको और ज्यादा डिटेल समझना है तो आपके सिलेबस में विषयों का अंतर संबंध के बारे में महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा नीति है, जो वर्धा शिक्षा योजना है, जो बेसिक शिक्षा योजना है, उसमें महात्मा गांधी ने एक खेती करते हुए उसको किन किन प्रकार से जोड़ा है, वहां पर आप इसको सविस्तार रूप से देख सकते हैं। मेमोरी ट्रेनिंग के अगले भाग में है दोहराना। अब ये शब्द ही बता रहा है कि रिवीजन करना। ऐसी एक उदाहरण कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता कि बिना अभ्यास किए हुए, बिना रिवीजन के किसी व्यक्ति को संपूर्ण बातें याद हो गई। किसी भी बात को दीर्घकालीन समय तक याद रखने के लिए रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। आप अभी कितना भी अच्छे तरीके से मैंने पाठ को पढ़ाया या आपने कुछ भी पढ़ा, आपने छोड़ दीजिए, पढ़ाई तो भूल जाती है। आपने कोई मूवी आज के 10 साल पहले देखी है और क्या वो सभी देखी हुई मूवी को आप आज पूरा बता सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? हाँ, लेकिन एक बार अगर देखेंगे तो बता देंगे। क्यों बता देंगे? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया था, अब रिवीजन कर लिया इसलिए बता देंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रिवीजन का, पाठ को पुनः दोहराने का, समय अंतराल पर उसको फिर से पढ़ने का, यह इतना बड़ा कारण है, यह इतना बड़ा कारक है कि यह आपके पुनः स्मरण को क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है, पुनः याद हो जाती है वो सारी बातें। इसलिए कहा गया है कि भाई स्वाध्याय कीजिए। आप लोग पहले समय के, जो लोग आज के 20 साल पहले के, 40 साल अवस्था हो गई, 45 साल, उनसे बात कीजिए तो वो कहते थे कि टीचर कितना भी क्यों न पढ़ाया, क्लास में घर पे ट्यूटर कितना भी न पढ़ाया, यदि आप घर पे नहीं पढ़ रहे हैं तो वो बातें आपको फिर समझ में तो आ गई, लेकिन समय अंतराल के बाद वो बातें भूल जाती। क्योंकि स्मरण और विस्मरण एक ही सिक्का के दो पहलू। जीवन में भूलना भी बहुत जरूरी है। सभी बातें अगर आपके पढ़े और स्मृति में रहे तो व्यक्ति क्या होगा, दिमाग खराब हो सकता है, विस्फोट हो जाएगा दिमाग में। तो इन सब चीज से भूलने का भी अपना महत्व है, लेकिन स्मृति का जो इसमें ट्रेनिंग देते समय ये बात बताई जाती है कि आप बातों को बार बार दोहराएं। आपने कोई परिभाषा पढ़ी और यदि उस परिभाषा को आपने 2 दिन रटिए और 2 महीने बाद जरा बोलिए तो आपको याद नहीं, 1 हफ्ते बाद भूल जाएगा।
तो जरूरी यह है कि पढ़ी गई बातों को लिखकर याद करें, क्योंकि उसको एग्जाम में लिखना है। तो पढ़ी गई बातों को उसको लिखें, लिख कर याद करें। एक बार आपने क्लास में पढ़ा, एक बार आपने घर पे ट्विटर से पढ़ा, एक बार आपने स्वाध्याय किया, एक बार आपने उसको लिख के याद किया, तो एक ही बात जब बार 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 दोहराई जाएगी, तो थांडाइक महोदय भी कह रहे हैं अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करने से उसमें दृढ़ता होती है, वो विषय याद होता जाता है और नित्य नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नए नए ज्ञान का सृजन होता है। सिर्फ यही नहीं होता, चूंकि आपका अनुभव भी तो बढ़ रहा है, आपका ज्ञान भी तो बढ़ रहा है, और जितनी बार आप उस विषय को क्या करेंगे, दोहराएंगे, तो आप नित्य नए नए नई नई बातें पाएंगे। इसलिए मेमोरी ट्रेनिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं वह है रिवीजन का। जितना ज्यादा हम रिवीजन करते, अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को जितना ज्यादा आप रिवीजन करते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ज्यादा मैथमेटिक्स आती है ना। आप रिवीजन करना छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस मत कीजिए, आपको मैथमेटिक्स आएगी क्या, याद रहेगी क्या? शायद नहीं, भूल जाती है। तो मैथमेटिक्स अभ्यास माने। आपने अंग्रेजी कम्युनिकेशन सीखा और आप गांव में आ गए, साल भर रह जाइए, 2 साल आप गांव पर रह गए, वहां पे फिर आप क्षेत्रीय भाषा में बात करने लगे। अब अंग्रेजी में तो करेंगे तो लोग कहेंगे देख लो आए हैं अंग्रेजी छांटने लगे, तो क्या होती है, अब रिवीजन तो हो नहीं रहा है। तो रिवीजन ना होने के कारण अभ्यास में नहीं है, अभ्यास में न कारण के क्या होता है, जब 2-3 साल बाद उसको फिर करते हैं तो कुछ समस्याएं होती हैं, और पुनः जब रिवीजन करने लगते हैं तो बातें क्या होती है, स्मरण में आ जाती हैं। इसलिए इसमें रिवीजन का अपना विशेष महत्व है। इसलिए हमें पाठ को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से अंत में रिवीजन कराया जाता है। आप लोग देखे होंगे, आपके जब टीचर जब हिंदी या इंग्लिश का पाठ पढ़ाए होंगे तो 2-3 बच्चों से पाठ को पढ़ाए होंगे, रिवीजन करवाए होंगे, अगले दिन रिवीजन कराने के बाद ही नया पाठ स्टार्ट किया होगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन ना करने से पीछे की बातें क्या होती हैं, भूलती जाती हैं। हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे बात भूलते जाते हैं। हाथ में क्या लगा, कुछ भी नहीं। तो शिक्षा प्लस के लिए हो रहा है ना, न कि माइनस के लिए। इसलिए जो कुछ भी पढ़ाई जाए उसको बार बार उसमें रिवीजन करना चाहिए। इससे हमें पाठ याद भी हो जाता है और हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एकाग्रता से सुना, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक नए टॉपिक पर हम लोग उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मैं आप लोगों से यहाँ पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद।